खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब तैयार मर्द खबर में हूँ सैयद काजी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के हलकों से फिर कुछ इशारे मिल रहे हैं, उन्हें कोई ख़तरा है शायद कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी ना हो जाए। इस हवाले से बात करेंगे और उसमें अता तारुल साहब क्या फरमा रहे हैं वो देखते हैं। इसके साथ ही तरीन ग्रुप का तूफ़ान भी लगता है ठहर गया है और बहुत सारे तूफ़ान जो आते जाते रहते हैं, ठहरे हुए नज़र आ रहे हैं आजकल। और उधर जो मेन मसला पाकिस्तान का वो IMF का दबाव, महंगाई कितनी करनी पड़ेगी, कब तक हम उनकी जो कंडीशनैलिटी को बीट करेंगे और कब तक अवाम बर्दाश्त कर पाएंगे। और फिर अफ़गानिस्तान में कंदूज पर भी कब्ज़ा कर लिया है मुबैना तौर पर। खबरें आ रही हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर थी और वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ क्या अफ़गानिस्तान पर B-52 बॉम्बर्स के ज़रिए मज़ीद उनको डिस्टेबलाइज़ करने की या जो चाइना के जो प्लान है वहाँ पर तरक्की करने के, उनको वो सबोताज करने की कोशिश करता रहेगा। बड़ी साहब, ये तो आज की हमारी खबरें और छोटी छोटी खबरें बहुत सारी हैं जो हम बात करेंगे, मगर ये शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का क्यों खतरा है आपको? आप समझते हैं कि ये काम, क्योंकि खान साहब तो मेरे ख्याल में वो सख्ती करते नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, हुकूमत वक्त है, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर ले, चाहे मोहम्मद खान जुनेजो को गिरफ्तारी का हुक्म दे दे, हालांकि वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो हुकूमतें गिरफ्तारी करती रहती हैं। लेकिन अगर करना भी है तो इनका कौन सा इशू है? शहबाज को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें शोर मुझे नहीं समझ आती नून लीग क्या डाल रही है। भाई उनका केस चल रहा है, FIA को कहें कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करे और 2 दिन रिमांड में रखे, वो कह देंगे मैं उसामा बिन लादेन हूँ। पुलिस का गिरफ्तारियाँ बहम नहीं रहा। अब आपने जिसकी भी सियासी बस्तगी चेंज करनी है, किसी साफ़ी की ज़ुबान अगर बंद नहीं होती तो रात को फेंटा लगाओ, सुबह पर्चा दो, जो मर्जी करा लो। तो ये गिरफ्तार हो या ना हो, इनको तो आज तक फेंटा नहीं लगा, लेकिन मूवमेंट नहीं चलेगी। अंदर लाडले बना के रखा है इनको। नहीं, मैं इनका नहीं, आप देखें ना, नदीर चौहान साहब ने कुरान पे हलफ लिया था, बकौल उनके, खुदा ना खास्ता ना उसका मैं विटनेस सुना आप, तो 3 दिनों में लाटू की तरह सीधे हो। नदीर चौहान, मैं आप, तो हमें तो कुटापा पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो बहुत लाडले हैं। तो फिर अगर इन्होंने शहनशाह अकबर ने समझ लिया कि मैंने गिरफ्तार करना है, तो मुझसे लिखवा लें, हो जाएंगे, मेरे लिए कोई खबर नहीं होगी। मैं आपको सुना देता हूं। भी दे। अच्छा, दूसरी बात, शहनशाह अकबर एक शख्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे जिसका नाम था मोहतरम जुल्फ़ी बुखारी। वो परसों से पाकिस्तान आ गए और उन्होंने आके खुद अदारों को कहा जी मेरे पर खिलाफ जो तहकीकात करें। अब शहनशाह अकबर उन्हें पकड़ाते हैं तो वो बड़ी खबर होगी मेरी नज़र। ये तो अच्छी बात है, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, जो स्पोक्स पर्सन और उनके वकील भी हैं शहबाज शरीफ साहब? एक बात इमरान नियाजी साहब और चेयरमैन नायब साहब, आप कान खोल के सुन लें, इस दफा शहबाज शरीफ को हम जेल नहीं जाने देंगे। आपके जो बस में आता है आप कर लें, तो ये काम अब नहीं चलेगा और इस दफा हम सड़कों पे आएंगे, FIA के बाहर भी धरना देंगे। तो ये बहुत हो चुका, अब इनकी बारी है, हमने बहुत सह दिया। तो भट्टी साहब, बंदा घर से जब भी दफ्तर जाता है सड़क पे तो आता है गाड़ी में बैठ के, तो जितने सड़कों पे आए हैं वो तो पता ही है। अता तारड़ सब हमारे दोस्त हैं। मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता शहनशाह अकबर ने उनकी गिरफ्तारी कब करानी है, क्योंकि गिरफ्तारियों में मैं परसों चौथ कहीं बैठा था FIA वालों के पास, उधर तो एक लंबी लिस्ट आई हुई है, उसमें 3 सहाफ़ी भी हैं। इतनी थे, उन्हें गिरफ्तार करना है या रास्ते में गुमनाम गोली मरवानी है, अगवा करके फेंकना है, मुझे परेशान हो गया। कुछ भी नहीं है भट्टी साहब, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कादी साहब, मैं रिपोर्टर खबर देता हूँ, आगे कुछ भी कर लें, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाए, अगर मोहतरम क्या नाम है अभी जिनका आपने शॉट चला, तारड़ साहब अगर मूवमेंट चला सकेंगे ना लाहौर में, तो मुझे पकड़ लीजिएगा। वो तो मरियम नहीं चला सकी, तो उन्होंने क्या चलानी है? जब मेरी एक गुजारिश है, सबसे बड़े लीडर इनके मोहतरम नवाज, FIA की लिस्ट में 3 सहाफ़ियों समेत कई लोगों के नाम हैं जिनको इन्होंने पकड़ना है, या पंजाबी कहते ना रोलना है। नहीं देखो, रोलना क्या है यार, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो पकड़ें, अगर बिला वजह तो ज्यादती ना करें। 2 दिन के आधे घंटे के लिए ले जाते हैं, बाद में हीरो बना के छोड़ जाते हैं। आपका मतलब मुझे लगता है मिली भगत से पकड़ते हैं, जुर्म की वजह से गिरफ्तार किए जाते हैं लोग। इदारे तो इसलिए बने हैं ना, न्यूज़ इदारे इसलिए नहीं बने। नहीं, इदारे, हर इदारा बेहतरी के लिए बना है कि कानून पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इतने सरदारों के गुलाम नहीं होते जितने आजकल गुलाम है। नहीं, मुझे पता है ना गुलाम किसके हैं।
कि मैं ताकत के अपनी मनपसंद पोस्टिंग उन्हें दो, जो मर्जी उनसे काम लेते रहो। कोई जो मर्जी नहीं हुआ इसका मतलब। अच्छा मुझे बताया ना, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना 10 दफा बुलाया है, FIA के लिए करना कोई मुश्किल है? उसी वक्त के बैठ जाए। तो ये अतात तारड़ साहब, इनका लीडर नाहल हुआ, उसको सजा हुई। शहबाज साहब 3 दफा गिरफ्तार हुए, मरियम हुए। अतात तारड़ साहब ने लाहौर से सुना अफगानिस्तान तक जुलूस ही जुलूस निकाले। नहीं भट्टी साहब, मैं सब धमकियों से डर गए आप? मैं नहीं डरा। मलिक साहब, एक कॉमन एक थिंकिंग है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, और जो स्टेटमेंट्स भी आई कि जी हमें नहीं पता ये 25 अरब कहाँ से आए, उनको तो आपने पकड़ा नहीं, पकड़ के छोड़ दिया, और अगर पकड़ा भी तो वो आप में अंदर मजाक उड़ाते रहे। मैं तो फ़लस्तीन के बारे में सोच रहा था, या आप कहते हैं कि हम गिराव करेंगे। तो ये फिर किसके मुलाजिम है? कौन सा शहंशाह अकबर है जो FIA को चला रहा है? असल में वही बात है ना, जब आप इदारे जो हम इदारे करते हैं, हम क्यों इदारे कहते हैं? इदारे ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अगर उनको पता लगे मिस्टर A है, B है, वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, वो कोई भी है, उसने ये जुर्म किया, वो ईमानदारी से तफ्तीश करें, अल्लाह खैर सल्ला। जब आपका वज़ीर इतना, मुझे अपना फैसल वाडा साहब का बयान याद आ जाता है कि इनके लिए तो एक SHO काफ़ी है। तो जब आपका मेरे लिए तो काफ़ी है। नहीं, इसका मतलब नहीं, इसमें मैसेज है। थप्पड़ नहीं खा सकते काजी साहब, इसमें मैसेज है। इसका मैसेज ये है कि हमारे लिए असूल कोई मैटर नहीं करता, हम रियासती जो मशीनरी है वो जबर कर सकते हैं। ये आपका फेडरल मिनिस्टर कह रहा है। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं 100% एग्री करता। और कौन सा जबर? अंदर से मेन्यू देता है एक मुजरिम जो 25 अरब रुपए खा गया है, और उस मेन्यू के मुताबिक भट्टी साहब स्टोरी देते हैं कि रोटी अंदर जाती है। अच्छा, वो तो केड़ा जबर भाई? जबर उनसे माल खाया हुआ उन्होंने इनको भी करप्ट कर दिया। लगता यही है मुझे। विद योर रिस्पेक्ट सर, ये है BBAP के लिए शेड्यूल जाता है। मेरे आप जैसे जाए ना, शहबाज साहब को अंदर टेलीफोन, दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, लेकिन आप कोट लखपत और कैंप जेल जाएं, मैं आपको कह रहा हूं मनशियात से लेकर दुनिया की हर चीज आपको ना मिलेगी। पैसे दे नहीं तो कॉल कोठरी में बंद कर देंगे। आपको पता जेल सुपरिटेंडेंट की सजा सुप्रीम कोर्ट भी नजरसानी नहीं कर सकता, इतने पावरफुल है ये कानून हमारे लिए है। साहब, इसका मतलब है कि ये जो VVIP मुलजमान है, इनके लिए तो नहीं है। मैं बड़े डाडे फाड़ लेंगे, की फाड़ लेंगे यार, फाड़ लेंगे। बड़े फड़े ने की देखना, गिन लेना, नवाज शरीफ को फाड़ लिया, वो लंदन में, शहबाज बाहर, मरियम बाहर, हमजा बाहर, शहबाज लंदन में, तो सबको पकड़ फिर ये 2 नंबर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना किया करें। नहीं, खान साहब आपको गाली कोई नहीं है, अंदर सारा इदारा कंप्रोमाइज है, अंदर आपको रोटियां मिल रही हैं, खाने AC लगे हैं जी, और आपको बकौल भट्टी साहब रिपोर्टिंग इनको होती है, ब्रीफिंग जाकर ब्यूरोक्रेट इनको दे रहे होते हैं। कादी साहब, मैंने आप हमेशा एक बात जो इतनी बेहतर करते हैं ना, जो जिस दिन इन लोगों VVIP मुजरमान को, VVIP या मुबैना मुलजमान को वो सलूक हुआ जो आम शहरियों के साथ होता है, 15 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ सारा माल मसरूफ का आप निशानदेही करेंगे, ये खुद करेंगे। वावड़ा साहब ये SHO वाला काम करके तो दिखाएं, बातें ना किया करें। नहीं कर सकते मैं बता रहा हूँ, नहीं कर सकते। मैं लिस्ट देखूँ ना, मुझे तो दुख है सहाफियों के नाम। ओ यार, हमने अगर कुछ गलत किया, जुर्म क्या है? मतलब अल्लाह रसूल का वास्ता पकड़ो। नहीं भट्टी साहब, जुर्म क्या है? सहाफियों का जुर्म क्या है? आप नाम नहीं लेंगे उनका, करनी छोड़ दो, आप उन पर तनकीद करनी छोड़ दो, आपको छोड़ दें, आपको इनामात से नवाजा जाएगा, आपको हर विजिट पे ले जाया जाएगा, आपके कहने पे ठेके मिलेंगे, आपके कहने पे भर्तियां होंगी, आपके कहने पे बड़े बड़े होंगे। सिर्फ पाकिस्तान की सहाफत है। मैं तो समझता हूँ, मैंने तो खबर देनी और मैं उस पर कायम हूँ। भट्टी साहब, मैं अपने ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, जिसके 20 लाख पे 5 बंदे नहीं आते, आधा घंटा बैठा के छोड़ते हैं तो उसके जो है वो लाख बंदा आना शुरू हो जाता है। ये तो यू आर डूइंग फेवर टू देम। ये जरा चेक करें ये ड्रामा शुरू कैसे हुआ और ख़त्म कैसे हुआ। यार ये क्या कानून की इम्प्लीमेंट करेंगे? कल रूल ऑफ लॉ का लफ्ज़ कहना छोड़ दें। मैं इमरान खान साहब तक हद तक ठीक हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की टीम जिस तरह रूल ऑफ लॉ को रुसवा कर रही है, मैंने मादी में कम से कम नहीं इतना देखा। होता था साहब, यहाँ मैं केस नहीं बताऊंगा। अब पुलिस कानून की मुहाफत है ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। आजकल पुलिस का सबसे बड़ा क्या काम है? कब्जे और अरबों रुपए के लेन देन में झूठे पर्चे देना। अरबों रुपए के, करोड़ों नहीं, मैं लफ्ज अरबों कह रहा हूं। छोड़े परा,
क्या मैं कुछ कहूँ। तो इसका मतलब है ये अनटचेबल है। आप जब अरबों से ऊपर की चोरी करते हैं तो फिर कोई नहीं पकड़ सकता। मलिक साहब यही ऐसे ही है, वो एक क्लास है। देखें ना, रिंग रोड में देख लें, अनटचेबल आप पे केसेस सारी दुनिया को पता लगा। 3 अरब की सब्सिडी दी गई है शुगर की, अनटचेबल है। आटे का केस बना, किसी पे कुछ भी नहीं हुआ। वो हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो, मजा दिया पैना सिंपल। हमें ये क्यों आके रोते हैं? ये कंपनी की इन्हें तो गवर्नमेंट को दुआएं देनी चाहिए। ये कंपनी की अपोजिशन आके अब दुआएं दे के यार आप माशाल्लाह में इतने 7 स्टार का। अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। अताश तारड़ साहब नहायत काबिल एहतराम, उनके पास मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग का कोई बहुत बड़ा उहदा भी नहीं, ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, ना वज़ीर-ए-आज़म, हर तीसरे दिन नहीं वो उनकी खानदानी लॉयल्टी तो है ना। नहीं खान भट्टी साहब उन्होंने 2-2 घंटे हम एक एमपीए को 2-2 घंटे लाइव शो भट्टी साहब मुझे याद आया, मुझे तो है अपनी लीडरशिप की, अपनी लॉयल्टी तो शो करते हैं ना सर। आपके लिए आज हम देखा ना टीवी पे कैसे आपको डिफेंड किया, आपकी चोरी को कैसे हमने अच्छाई करके बताया। ये भूल गए आप, बता साहब ने तो नाम भी अपना ब्रीफकेसों का भी जिक्र आता है। भाई साहब इन्होंने तो नाम बदलना था अपना सियालकोट केस में। कहा था कि इतने वोट हमारे ना। अच्छा भट्टी साहब एक खबर आई है तो वैसे मुझे उस खबर की कि जी नवाज शरीफ साहब ने मरियम साहबा को कहा है कि आप अब एक बार फिर खामोश हो जाएं और पस मंजर में चले जाएं क्योंकि आपका बयानिया नहीं चला। और शहबाज शरीफ ये ड्रामा, डोंट यू थिंक इट हैज बिकम क्वाइट सिकनिंग? एक बड़ा बीमाराना सा नहीं लगता ये? कितनी बारी बेचना जाए, पीछे आगे लड़ाई, तरला, पाँव पड़ गए, फिर गुस्सा, ये क्या है? इसके अलावा कोई सियासत नहीं यहाँ की। मेरी इतला के मुताबिक जिस मेरे भाई साफ़ी ने दी है, तो मैं तो हर एक की खबर को किसी को तरदीद ही नहीं करता। मेरी इतला के मुताबिक अभी तक मरीम नवाज को ऐसी इंस्ट्रक्शन कोई नहीं आई। आज भी वो कोरोना का मेरा ख्याल है ठीक हो गया, उनका पॉजिटिव आ गया है, नेगेटिव आ गया, और सॉरी नेगेटिव आ गया। तो उन्होंने 2-3 लोगों से राब्ते किए हैं मेरी इतला के मुताबिक तो, और उनका बयानिया यही था एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आज की बात बता रहा हूँ, कल कुछ और जाए मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है इस वक्त मुस्लिम लीग नून आपस में जो एक दूसरे पे तीरजनी कर रही है ना, कमाल है। वैसे ये उन्होंने उस बारे में की थी ना जी कि हम पुरसिश करेंगे या इस पे हम इंक्वायरी करेंगे। एक्चुअली उन्होंने कहा था ना कि हमने इंतखाबात 2018 के एक्चुअली नवाज शरीफ अपना शहबाज से ये बात शुरू हुई ना, मगर आप टोन देखें उसने ये बड़ी अजीब सी टोन है। क्यों भट्टी साहब? मैं बड़ी इसकी बैकग्राउंड जानता हूँ। राना तनवीर इन सबसे बेहतर आदमी है, इनके पास 10-15 MNA भी है, ये अमूमन ऐसी बातें नहीं करते। शाहिद हक्कान अब्बासी मरीम नवाज को खुश करने के लिए अपनी हद भी क्रॉस कर गया था, अपनी हद भी क्रॉस कर गए थे मोहतरम। खैर मेरे लिए तो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि हमने 18 के पहले असेंबली नहीं बनाई, मैं इनसे जवाब तलब करूंगा। पहले आपने सदर तो पार्टी का वो, ये कैसे जवाब तलब? यही अर्ज कर रहा हूँ, पहले आपने जवाब तलब किया, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब पीपल्स PDM तोड़ दी। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप शहबाज शरीफ से जवाब तो करें, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे की सीट पे आप इलेक्ट करवाए गए हैं, उनके बेटे की भीख में मिली हुई सीट। तो अब राना तनवीर ने जिस अंदाज में बात की है, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं सोच समझ के बात करो, अब यानी कि अपनी लिमिट में रहो। तुम तो अपनी सीटों पे, अपने वोटों पे तुम्हारा तो हल्का ही कोई नहीं है जिससे जीत सको। तो अब लोग कहते हैं कि नून लीग में इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है तो ये क्या है? राना तनवीर मेरा हाल को 7-8 दफ़ा MNA बन चुके हैं। हाँ, बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पॉलिटिशियन है। तो जो मैं आपको अक्सर कहता था ना, इनकी अंदर बहुत लड़ाई है खौफनाक। एक कम में शाहिद हक्कान अब्बासी, एहसन है, और ये लगड़ बगड़ कोई नए बच्चे हैं, और पुराने में शहबाज शरीफ के साथ सीनियर मोस्ट सियासतदान है। तो ये शाहिद हक्कान अब्बासी किसी दिन एक शहबाज शरीफ के बहुत करीब है। उन्होंने 2 दफ़ा शहबाज साहब से कहा है कि मैं ज़रा शाहिद हक्कान अब्बासी की क्लास लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो रोक रहे हैं। चलें अब यही चलना है लेकिन राना तनवीर साहब ने जो मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत के हवाले से कोई बात की है कि वो की क्या राय है, उसको ज़रा देखते हैं। ये जरूर बात है कि मेजॉरिटी जो पार्लियामेंटेरियन है वो चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े और जो आने वाले इलेक्शन है उनसे तवज्जो दी जाए और उसके लिए काम शाम किया जाए। मतलब ये तो एक रिकॉन्सिलिएशन का मलिक साहब लगता है कि ये मेरे ख्याल में एक मॉडरेट जो है एलिमेंट है इसमें। लेकिन काजी साहब मेरे ख्याल में वर्ल्ड वाइडली खासतौर पे पाकिस्तान में कोई नजरियाती तो कोई जमात नहीं, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, मुझे कोई पता नहीं नून कहाँ पे खड़ी है, किसी का कोई नजरिया नहीं, सबका नजरिया एक है कि आपने ताकत में किस तरह आना है। हाँ। तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, वो इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। गेम आती है सारी इलेक्टेबल्स के, जिस पे लड़ाई जो भट्टी साहब बार बार खबर दे रहे हैं, बिल्कुल सही खबर दे रहे हैं।
ये लोग समझदार नहीं, ये कहते हैं भाई हम इलेक्शन क्यों लड़ने आए हैं, हम लाख करोड़ों रुपए लगाते हैं, 5 साल एक काम करते हैं इसलिए कि हम फिर MNA बने, फिर हमारी 1 से 2 फैक्ट्री हो, फिर हम वजीर बने, हमें ताकत का हिस्सा मिले। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर के बाद जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, फिर बल्तिस्तान के इलेक्शन और सियालकोट के इलेक्शन से जो सबसे बड़ी मायूसी फैली है वो नून लीग के अंदर फैली है कि भाई इलेक्शन वाली कहानी तो गई मुख, तो हमने नज़रियात की तो दुकान लगानी कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो सीनियर लोग हैं तनवीर अपना ये जैसे लोग वो ये कह रहे हैं कि भाई बात सुनो, ये जो भट्टी साहब का इख्तलाफ है इनका है कि आप सीधा सीधा फोकस करें इलेक्शन पे, और उसका मतलब है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, आप नीवे रह के इलेक्शन जीते। यार एक बात तो फिर राना साहब की मानो ना, मतलब ये कि जिनको ये नजरियात की शिकायत थी और वो भी मुस्लिम लीग नून में बैठ वो गलत साहब और वो भी नवाज शरीफ साहब के पीछे गलत साबित है, जो शिकायत थी तो ये मैं तो आर्ज़ी ही समझूंगा। अच्छा नहीं कायद साहब, मैं गुजारिश है, एक तो राना तनवीर साहब की सारी बातों को उन्होंने जवाब दिया मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को, वो और से सुन ले और मरियम का बयानिया निकाल ले। आप कहते हैं ना नजरियाती, आप इस्टेब्लिशमेंट से गो हेड ले दे, 4 दिन में नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के हक में ट्वीट करेगा, ये गारंटी ले दे कि वो इधर आएंगे और उन्हें गिरफ्तार नहीं कहेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, विद इन 4 डेज इनकी नजरियात, जो आए उनकी सीढ़ी पे चढ़ के, उनके कंधों पे चढ़ के। काजी साहब आपने सारी उम्र एक स्ट्रगल की है, आप इनको आप समझने लग पड़े हैं कि ये एक किसी मकसद के लिए सियासत कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप इस्टेब्लिशमेंट से गो हेड ले दें नवाज शरीफ के लिए कि वो आ जाए, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ लंदन में बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के कसीदे पढ़ेंगे अपने ट्वीट में, बस इससे आगे आगे नहीं जाऊंगा। मलिक साहब आप एग्री करते हैं? मैं एग्री करता हूँ कि पावर पॉलिटिक्स है ना। देखें मुझे आज तक नून की एक चीज़ है, मेरा जो इतराज़ है यार आपने 3 साल से स्ट्रगल की है, मुझे अभी नई दुनिया में ले गए, इंतखाबी भी आनी है, मज़ामती भी आनी है, इंतखाबी भी आनी है, ये सियासत। अगर आप मलिक साहब भट्टी साहब की बात से एग्री करते हैं तो ये जो सारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल कह रहे थे वो नजरियाती हो गए हैं और अब वो जमहूरी और सिविल लिबर्टियों की उनको कुछ अपनी ज़हनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, वो आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, अगर वाकई वो वाम की तरफ चाहते हैं, ये मेरी राय है, तो उनको सिर्फ पीपल पॉलिटिक्स करनी चाहिए। एक बात बताएं, आप एक इतने बड़े एनालिस्ट हैं, ये एनालिस्ट हैं, आपको समझ नहीं आती कि ये बंदा जो बात कर रहा है वो इसका जन्म देखो, इसकी तारीख देखो, और ये एकदम ची गुवेरा की में हो गए सवेरे उठ के, वो इसलिए मुझे अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए। उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट का भी तो काम है ना। जब आपने 30 साल काम है, मैं आपका काम पूछ रहा हूं, मेरी सुन ले, जब आप लिबनान और सऊदी अरब के लोगों से मिलकर आप वहां से 10 साल बाद आगे वजीर आज़म बने, तो कहीं ना कोई आपकी भी तो अंडरस्टैंडिंग है ना। तो उनको चोर रस्तों का पता है, उन्होंने ये सारी पीएचडी सवाल और कर रहा हूँ कि मुझे भट्टी साहब मैं मुझे ये कहते जी ये बड़ा अच्छा टेलीफोन है, मैं कहूँ तो चाइना से बने हैं, अन्नी भी मेरी अकल नहीं है, नहीं इनकी अकल नहीं है, गुलाम है सोच के। मेरी बात सुनिए, नजरियाती हो गए। अच्छा सारा मेरा लेफ्ट अच्छा रुपये है। कादी साहब आप थोड़ा सा मुझे 1 मिनट अब देना है आपने, आप कहते हैं नजरियाती हो गए। हाँ जी, वो बाहर गए कैसे, डील के तहत गए कि नहीं गए? अब यूके गवर्नमेंट ने उनका रिजेक्ट कर दिया है कि उन्होंने पता क्या किया है, जितनी भी रिपोर्टें लिखाई हैं होम डिपार्टमेंट को, यूके की, बरतानिया की, सारी पाकिस्तानी, एक लंदन यूके के डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं, की रिपोर्ट के बारे में पता चला, मैंने आपके पास स्टोरी में आना है कि वो अगर शाम करेंगे तो अगले दिन उन्हें कहेंगे जाओ घर। वो मेरी सुन लेना, तो अगर नजरियाती हो गए हैं, पाकिस्तान उन्हें बुला रहा है, वजीर दाखिला शेख ऋषि सब कह रहे हैं मैं जहाज भेज देता हूँ, वो पाकिस्तान में लंदन कह रहा है निकलो यहाँ से, आप ओवरस्टे हो चुके हो, आपको ऐसी बीमारी कोई नहीं है, आप 2019 के कागज हमें दिखा रहे हो पाकिस्तानी के डॉक्टरों के, यूके का आपने एक ट्रीटमेंट नहीं दिखाया, तो फिर पाकिस्तान नहीं आ रहे, फिर आप उन्हें नजरियाती कह रहे हैं। कादी साहब फिर मैं सिर्फ एक बात, मैं आप पे सवाल है, कहीं आपके पास अगर पलपिट आ गया है, ये अब आप बैठे हैं, हम टीवी पे बोल रहे हैं, तो यार हम लोगों को मिसगाइड करेंगे कि है थोड़ा लीडर है, ये थोड़ी सारियां आजादियां जो एस्टेब्लिशमेंट ने खोल ली, मलिक साहब ये मान लिया नवाज शरीफ नजर आती हैं, अब लंदन गवर्नमेंट उन्हें रखना नहीं चाहती, अभी तक, कल को वो 50 साल रहे, मुझे उससे गर्ज नहीं। इन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट दी है ना, सारी पाकिस्तान के डॉक्टर को दी है, लंदन होम ऑफिस को एक नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जाओ आप, अगर ये नजरियाती हैं, वाकई ही ये मकसद के लिए लड़ते हैं, तो आ क्यों नहीं रहे? वो आप देखें ना, दुनिया में जो नजरियाती लोग हैं, मेरे लिए 1966 में वो अपना जनूबी अफ्रीका के जो
मंडेला साहब से गिरफ्तार हुए, 89 में 12 हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ नज़रियाती और अपने बात से पक्के हैं तो उनको खुशी से आना चाहिए और उनको जेल में जाना चाहिए और इससे ये पार्टी में जान आएगी, फिर वो बयानिया सच्चा साबित होगा। अगर वो नजरियाती होते ना इस तरह भाग के जाते ही ना, थोड़ा सा समझे आप मलक साहब, इसमें एक चीज़ है, मुझे एक फिक्रा करने दें, यहाँ पे जो हमने नजरियाती बंदे का जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो हाल किया है वो भी तो सामने रखे ना। तो कायदे आदम को लोग याद करें ना, पाकिस्तान बना गया। आप नजरियाती भुट्टो ने स्टैंड ले लिया नजरियात का, तो क्या हुआ बेचारे के साथ? ठीक है, उसके बाद जो है सौदा रख करके रख ले हट्टी पे बैठ, उसके बाद सिंध तक महदूद हो गई है पार्टी। यार बात सिर्फ इतनी है कि जनाब ठेका फरोशान वतन जो है ना, वो मंडेले ना निकाले हम उनमें से। ऐसे अजीब दुश्मन है कि जिसको सजा और कन्विक्टेड बंदे को चुप करके जहाज में बिठा के दे दिया और अदालत ने यहाँ तक कह दिया इनकी जिंदगी की जमानत दें। और कौन से दुश्मन है इनके यार? अच्छा कादी साहब, मुझे मलक दुश्मन है मलक साहब मुझे बताएं, मोहतरम नवाज शरीफ सब 3 दफा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, ठीक, इनके दुश्मन है कौन? जिन मेरा भाई जुबैर साहब कह रहा है जो इनको दोबारा हुकूमत नहीं दे रहे है, जो इनको दोबारा हुकूमत नहीं दे रहे। और अच्छा मलिक साहब, हुकूमत ना देना और दुश्मन एक बड़ी दुश्मन का फर्क है। कैसे तो आप फैसला करें, मैंने गलत क्या सही कहा, सच बोलने जरा। मलिक साहब देखिए, वो एक बड़ा लतीफ़ा मशहूर हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। ओए मैंने धक्का कहने देता है, ये दुश्मन वो नहीं है, दुश्मन वो थे जिन्होंने गर्म करके सुटे है परवेज़ इनकलाबी, समझ आइए, इतनी हिम्मत नहीं थी, ये बड़ा जंप ला ले। जुबैर साहब इशारा किसको कर रहे हैं? इधर 22 करोड़ आवाम रहती है, गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, महल में भी रहता है, झोंपड़ी में भी रहता है, बेचारा एक सोटी पे बलून बेच के बंदा वो भी बेच रहा है, अरबपति 5 करोड़ की गाड़ी पे भी जा रहा है। नवाज शरीफ का दुश्मन कौन है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान नहीं आ रहे? भट्टी साहब, ये क्या अफगानिस्तान है? किससे डर रहे हैं? ये तालिबान से डर रहे हैं? मेरा क्या मुल्ला उमर मलिक साहब, उसामा बिन लादेन है नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ अशरफ का नहीं है वो यार तो वैलिड है, क्यों नहीं आ रहे भाई? वो चलो उसामा बिन लादेन पे अमेरिका ने नाम रखा था। एक पॉइंट देखिए मलिक साहब, जिन लोगों को मौसम की सख्ती देख के 50-60 साल गुजर गए हों और घर से तब बाहर निकलें जब अच्छी अच्छी आवाज़ चल रही हो, तो वो एसी से बाहर ना निकलें, हीटर से बाहर ना निकलें और वो कहें हम आवाम और वर्कर हमें चाहते हैं, छो। हाँ, ये बताएं कि मियाँ साहब का वीज़े का और पासपोर्ट का क्या मसला है? देखिए, वो भट्टी साहब का अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने जो इस पर इन्फॉर्मेशन ली और वो सॉलिड है। सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। आप भी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, आप भी करते हैं, दुनिया की किसी इमिग्रेशन के पास आप जाएंगे, जो नवाज शरीफ का जो लीगल मसला वीज़े से पहला मसला बन गया, वो ये है कि आपने किसी मुल्क से कहना है ना मैंने यहाँ ठहरना है, तो आप पाकिस्तान नहीं हैं, आप बांग्लादेश में चले जाएं, मैं कहना हूँ अफगानिस्तान चले जाए। नवाज शरीफ के लिए मसला असल में पाकिस्तान के पासपोर्ट का एक्सपायर होना है, ये सबसे बड़ा इशू है। अब उसमें जो अगला इशू बन रहा है वो ये बन रहा है, जब आप ये कहेंगे कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो फिर नवाज शरीफ का एक हाइपोथेसिस आएगा कि मेरे लिए वहाँ पे ज़िंदगी बड़ी डिफ़िकल्ट है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, मुझे उस मुल्क की अदालतों पे एतबार नहीं है, मुझे उस मुल्क की पे सिस्टम पे एतबार नहीं है, लिहाजा मैं अप्लाई करेंगे। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मैं पोलिटिकल बात नहीं कर रहा। नवाज शरीफ का असल मसला वीज़ा नहीं है, सबसे बड़ा मसला है पासपोर्ट का एक्सपायर होना। भट्टी साहब ये जो बात कर रहे हैं, अगर मुझे ये इख्तियार हासिल हो कि मेरा बच्चा या मेरी औलाद जो है किसी भी तादीबी या एहतसाबी इदारे पे जाके हमला कर दे, और केड़े राइट चाहिए देने यार? साहब ऐसे मुझे मलक साहब की इन्फॉर्मेशन मुझसे बेहतर होती है, समझ नहीं आई। कह रहे हैं सबसे बड़ा असल इशू है पासपोर्ट ख़त्म हो गया। भाई पासपोर्ट ख़त्म कैसे हुआ? पहले ये तो देखे, एक बंदे को अदालतें सजाएं देती हैं, सही या गलत, सजा देती है सुप्रीम कोर्ट नैब, वो इलाज के बहाने 8 हफ्ते से जाता है, 8 या 4 वीक के लिए। पहले तो यही ज्यादती है, किसका राइट है और किसी का राइट है? सुन लेना, पासपोर्ट रिन्यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इश्तियारी थे, मुजरम थे, सिर्फ 2 हफ्ते का कह गए थे, 8 हफ्ते कितने 4 वीक का कह के गए थे। आज वापस आ जाए तो पासपोर्ट बन जाएगा। बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आप इश्तियारी हैं, आप मुजरम है, आप मुल्क की अदालतों को नहीं मान रहे, मुल्क के कानून को नहीं मान रहे, तो आपका पासपोर्ट खत्म नहीं होगा। ब्रेक लेनी है हमने, बड़े इश्यूज हैं इस मुल्क के अवाम के भी इश्यूज हैं, मगर ये जो इश्यूज हैं इनसे कब निजात होगी। मगर ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये बिजली की महंगाई पे बात करेंगे, अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है और ये जो तरीन ग्रुप है इसका क्या मुस्तकबिल है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक 2 खबरें हैं जो बड़ी तकलीफ दे हैं, मैं कहता हूँ उनका भी हम जिक्र कर लें तो अच्छा है। एक तो ये आपका ये जो सान बल्दिया केस था, इसमें आज कुछ कमेंट्स दिए हैं अदालतों ने, सिंध हाई कोर्ट ने,
और कुछ उन्होंने सवाल किया क्या इस केस में कोई बरी हुआ है। लगता है बड़ी मछलियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जस्टिस करीम खान आगा साबिक़ वज़ीर रऊफ़ सिद्दीकी इस केस में बरी हुए। राना खालिद का कहना था क्या आपने बरीयत के ख़िलाफ़ अपील दायर की? जस्टिस करीम आगा रेंजर प्रोसिक्यूशन ने कोई अपील दायर नहीं की। छोटे मुकदमात में अपीलें दायर करते हैं तो इस केस में क्यों नहीं? नज़र आ रहा है बड़ी मछलियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। भट्टी साहब सबको पता चल गया कि उन्होंने बता देने से इनकार कर दिया। पहले बाहर के दरवाजे बंद किए गए और फिर आग लगाएगी। ऐसे मुल्क में दसो काजी साहब, गुजारिश ये है, मुझे जब सबसे ज़्यादा दुख होता है कोई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कानून की बात करता है, मेरा दिल करता है इसको आज तक वो बल्दिया फैक्ट्री जो कराची की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को वहाँ के बच्चे से लेकर बुजुर्ग को पता है, भत्ता मांगा और इंसानों को इस तरह जलाया कि जिस तरह अस्तगफिरुल्लाह कोई आदमी भाग न सके, कोई कचरे को भी नहीं जलाता, एल्फियाँ डाल के जलाया गया। पूरी दुनिया को पता है, इन्वेस्टिगेशन वाले हर बंदे को पता है। तो एक बंदे को सजा नहीं मिली, एक बंदे को, और सारी दुनिया को पता कातिल कौन है। साहब ठीक कहते हैं ना, 2 पैसे की करप्शन भी साबित करके दिखाया। तो नहीं, पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ करप्शन करना जायज़ है, हराम का पैसा कहना जायज़ है, बनाना जायज़ है, उसको साबित करना गुनाह कबीरा है। आपको किसने कह दिया? आप उन्हें उधर मेरा है 250-300 लोग जले थे। इंसान अशरफुल मखलूक है। कहता है एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिसने तफ्तीश की है इन सबको फाइल लगा देना चाहिए। यहाँ तो वो बेचारे इसलिए थे कि उनके पीछे कोई नवाज शरीफ नहीं था, कोई जरदारी नहीं था, इमरान खान नहीं था, वो गरीब वर्कर थे ना, फैक्ट्री वर्कर। किसी की 25,000 तनख्वाह होगी, किसी की 15 होगी, किसी की 16 होगी। उनके खून की कीमत ही कोई नहीं, कोई कीमत, वो उनके कत्ल की कीमत ही कोई नहीं। उनको पैसे भी ये जज साहब ने बयान दे दिया है, तो जज साहब जिसने बरी की है उनको पूछे भाई ये बंदे हैं, आखिर ये मरे तो हैं, आग तो लगाई है, किसने लगाई है? उसकी जिम्मेदारी ढूंढना इन्वेस्टिगेशन अफसरों की जिम्मेदारी है, मेरी आपकी नहीं है। हमारा काम है उधर आग लग गई, खुदा ना खास्ता इतने बंदे जल गए। ये जो अदारे बनाते हैं जिनका अरबों रुपए बजट है, ये उनके गुलाम है साथी ताकतवरों के। और बड़ी साहब इसमें पता है पैसे किसने दिलवाए थे? हमारे चाचा करामत जो हैं पायलर वाले, उन्होंने लड़ के कहाँ तक लड़ाई की, जिन फैक्ट्रियों में यहाँ से ये एक्सपोर्ट होके जाता था वहाँ से उसने कंपनसेशन लेके दी, यहाँ से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ कादी साहब मुल्ज़मान ने अपील की थी, अदालत से एक सजा हुई थी। असल कुछ जो मेन मुल्ज़म है ना, ये मेन देखें भत्ता तो ये जो गैंग्स होते हैं ना, गैंग ये खुद नहीं मांगते, अपने आगे लफंटर रखे होते हैं 10-12। वो जाके कहता है फलां बशीर साहब कहते हैं 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो। फिर वो इन्होंने शूटर रखे होते हैं, वो जाके जलाते गलाते हैं, कत्ल करते हैं, फैक्ट्री को आग लगा दी। क्या बड़ा है तो असल देखें, डू यू थिंक किसी फैक्ट्री को आम आदमी वर्कर लगा सकता है जिसकी पुश्त पे कोई ताकतवर तरीन शख्सियत, जमात ना हो या शख्सियत ना हो? यार उन्हें 200 बंदों को जलाना ये कोई इंसान कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैं आपकी खबर और देना चाहता हूँ। यहाँ पे टेररिज्म में बड़े हमारे लोग शहीद हुए और हमारे बड़ा दुख और तकलीफ भी है। भट्टी साहब, टेररिज्म से मरने वाले लोगों की तादाद के मुकाबले में जो लोग हमारे यहाँ ट्रैफिक के हादसात में मरते हैं, अभी कल गुजरांवाला में एक वैगन में ये जो उन्होंने इंतहाई एक ख़तरनाक ये जो गैस के सिलेंडर लगाए हुए हैं, और गैस के सिलेंडर के बारे में मैं एक स्टोरी दूँ भट्टी साहब, उसका भी एक तरीका है। अब LPG से चला रहे हैं मुझे बताया गया, और दूसरा ये कि जो सिलेंडर है अगर वो एक धात के टुकड़े से नहीं बना हुआ और उसमें जोड़ लगा हुआ है, इट इज़ वेरी डेंजरस। और यहाँ अक्सर यही होता है, ये मर गए, ये बच्चे मर गए। मैं बच्ची इरम शहजादी, साइम 2 साल साद, और ये बच्चे आमना उसके 2 बच्चे, और ये तमाम लोग कोई पूछने वाला स्टोरी ये नहीं है जो आपने सुनाई है। असल स्टोरी है कि FIR में दर्ज ही नहीं है, सिलेंडर का जिक्र ही नहीं पीछे है। क्या है, पीछे से टक्कर मग लगी नहीं, उसमें नहीं, वही बताने लगा ना। असल चीज़ जो आपने असल खबर दी है वो मेरे लिए हमने उसको पकड़ा नहीं है। ओगरा के कानून के मुताबिक पाकिस्तान में अपना CNG के अलावा आप नहीं चला सकते गाड़ी। और पूरे मुल्क में जो ज़राए से मैंने बात की, जो लोग बता रहे हैं, कहते हैं इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं, आप सिलेंडर लाएँ, गैस बने और अपनी टैक्सी चला लें, गाड़ी चला लें, जो मर्जी कर लें। और आपकी FIR में पुलिस ने जिक्र ही नहीं किया सिलेंडर का। नहीं, ये रोज हो रहा है, ये कमाल है। अच्छा, और जो जिन लोगों को सिर्फ एक गाड़ी चल रही है, मैं तो पूरे मुल्क की बात की है। और भाई आप मंथली किसको कहते हैं? अच्छा, अब एक कारोबार फैक्ट्री लगा रहे ना, मैं एक बताता हूँ, 25 अदारे आपसे मंथली लेने आते हैं। किसी कारोबारी बंदे से पूछें
कि जब आप कारोबार करते हैं, लेबर वाला आ गया, सोशल वाला आ गया, फलां आ गया, 25 इदारे आपके एक बिजनेसमैन को मक्खियों की तरह चमड़ते हैं और पैसे लेके निकल जाते हैं। ये मैं एक मिनट आपका रोकने लगूँ, 2002 या 3 की बात है। मैं एक अखबार में था, मैं निकला, उस वक्त मेरी गाड़ी में भी ये सिलेंडर था। उस पुलिस वाले ने कहा कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा जी एक फैक्ट्री से आया हूँ। कहता क्या करते हो? मैं कहा गारमेंट फैक्ट्री में काम करता हूँ। उस वक्त टीवी शीवी इतना नहीं था, अखबार की बात है 2002-3 की। तो लाइट जलाई तो मेरी गाड़ी में अंदर देखने लग पड़ा। तो मैं क्या भाईजान क्या हुआ? कहता बढ़िया गल्ला करना है, वर्कर होके तो गड्डी चलाना, बाहर आ जा। कादी साहब उसने मेरी तलाशी शुरू कर दी। मैंने लाइसेंस दिया, रजिस्ट्रेशन दिया, वो डिग्गी खोली, वो सिलेंडर लगा हुआ था। कहना बाहर कट। मैं कहा सर फिट होंगे, नट होंगे? कहना जो 5 लीटर वजन के ना आ जाएगा। वाह वाह। तो ये है आपका निज़ाम। नहीं, निज़ाम की बात करें, हम समझते थे कि मीडिया का काम है बातें करना। अभी जो आपने इनसे पहले बात की है सिंध हाई कोर्ट की, मैं हैरान था। सिंध हाई कोर्ट के जज साहब फरमा रहे हैं कि लग रहा है कि बड़ी मछलियों को तफज़ दिया जा रहा है। जो बातें हम साफ़ी लोग किया करते थे किसी ज़माने में, अब आपकी अदालतों में देखना, आपकी अदालतों के जजेस मान गए कि ये निज़ाम ताकतवर के लिए। नीचे कंप्रोमाइज जज साहब बाकी सबूत जाना ना, उनके पास इन्वेस्टिगेशन करने वाले असल मुल्ज़िमों को बचा लेते हैं। 3 मिनट पहले आपने जिस अदालत की बात की, मैं उस अदालत का कह रहा हूँ, वो अदालत कह रही है कि लगता है कि बड़ी मछलियों को बाकी क्या रहेगी। आपने मलिक साहब एक खबर की थी, अब दूसरी तरफ देखें जरा, दिखाइएगा जी। ये खबर कुछ अर्सा पहले की है। $17 बिलियन जो है इस मुल्क की एलीट खा जाती है। ओह यस, जो हमारी रेगुलेटरी रजीम पे यूनाइटेड नेशन का इदारा है, यूएनडीपी, उसकी खबर है, ये जेल में रखिएगा। ये यूनाइटेड नेशन में $17 बिलियन जो है ये, और ये तो पीनट है। ये भी 3000 अरब रुपया बनता है तकरीबन। अच्छा, अब ये जो है भट्टी साहब हमारी ये चेक करना, ये गाड़ियों को चेक करना, उनके सिलेंडर्स को चेक करना, ये है ना, ये तहफ़्फ़ुज़ इन्होंने देना है ना हमें। आपको मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन ये भी पुरानी मुझे फिक्र, मुझे याद है, कोई तकरीबन 10 साल में 9 लाख से ज़्यादा लोग, आई विल चेक इट अगेन एंड दोबारा इसको करूँगा, 70,000 बंदा हमारा पिछले 10-15 साल की जो थी टेररिज्म, जो कि जाहिर है वो भी हमारा नुकसान है, उसका भी हमारा दुख है, मगर इससे ज़्यादा बड़ा टेररिज्म ये थोड़ी सी मैं बात की तशरीह करना चाहूँगा जी। जो बात आपने की है ना 3000 अरब रुपए की, पाकिस्तान ने पिछले साल 3500 अरब रुपया सारे पाकिस्तान से टैक्स किया। और अगर हम ये यूएनडीपी की रिपोर्ट बने तो वो कह रहे हैं कि 3500 अरब में से 3000 अरब रुपया इस मुल्क के जो हुक्मरान तबका है, जो पावरफुल तबका है, वो खा जाता है रोज सब कुछ। इसका मतलब पता है क्या भट्टी साहब, को जितना टैक्स आप हम सारा देते हैं ना, सिर्फ इनकी खिदमत में चला जाता है। वजीर का खर्चा कितना होता है, एक ग्रेड किसके अफसर आपको पता है? ये मुझे पता है, मुझे पता है। तालीम के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सेहत के लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। एक खबर दोनों आप काम कर लें, GOR जितना है उसकी घर की रेनोवेशन के 2-2 करोड़ रुपए अफसरों ने लिए हुए हैं, सिर्फ रेनोवेशन के करोड़ रुपया, 50 लाख, यानी कि वाइट वॉश, ये वो सफाई पे खाते पे एक घर बना, दोबारा तोड़ दिया, दोबारा दीवार बनी, पर्दे डालने, और इस बात को ये शो किसी और काम में करते हैं। ये मुल्क की चंद भट्टी साहब हुक्मरानों का, चंद अफसरों का, वो तो आपकी दालतें भी इस मुल्क के आम आदमी 2 किस्म की वेलफेयर स्टेट्स चलाते हैं। एक जो ये जिसके GOR की बात कर रहे हैं, और एक वो जो IMF और वर्ल्ड बैंक, और उनको जो हम जो है जो कर्जे 10 दफ़ा पे कर चुके हैं, उस पर कर्ज हम देते रहते हैं। तो ये वेलफेयर स्टेट हम चलाते हैं। मैं गार्डियन की खबर दे रहा हूँ अपने तौर पर, गरीब लोगों की थोड़ी कहानी सुना दूं। नहीं, मैंने आगे बढ़ना है, ये इस खबर को अगले सेगमेंट में कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मैंने ये करनी थी बात, भट्टी साहब आपसे पूछना था, ये तरीन ग्रुप वाला मामला अब ख़त्म है, गुडी हो गया? नहीं, देखें मेरी इतला नहीं हुआ। जहांगीर तरीन साहब ने मुलाकातें की हैं 2-3 बड़ी अहम, उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि वो खान से बात करेंगे। भाई अगर लीगल एक्शन है तो पूरी करो, जो भी रिजल्ट है दो फाइंडिंग। इस मुल्क में काजी साहब किसी भी वक्त कुछ भी नामुमकिन मुमकिन, अगर कोई कहे ना ये सामने खड़ा हाथी उड़ता है तो आप समझे ये उड़ रहा है, वो कहे कि इस चिड़िया ने 2 ऊँट खा लिए, समझे खा लिए। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने कहा 3-4 दिन ठहर जाए, हम बात करते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला रुके, जबकि शहनशाह अकबर जो चाहेगा होगा वही, क्योंकि ट्राइका है इस वक्त इस्लामाबाद में 3 लोगों का ट्राइका, वो इमरान खां की मुश्किलात में इजाफा कर चुके हैं जो खान साहब को इक़्तिदार के होते हुए नज़र नहीं आएगा। ये मेरी राय है, खबर है, जब इक़्तिदार जाएगी आएगा। लेकिन जहांगीर खां अगर मुल्ज़म है बकौल FIA के तो पकड़ ले भाई, कौन रोक रहा है? मैं रोक सकता हूँ, आप रोक सकते हैं।
फिर इंतज़ार किसका कर रहे हैं? अगर मैंने पैसा खाया, मुझे तो यही लगता है कि अल्टीमेटली ये इदारे नहीं हैं, बल्कि ये वही लॉन्ड्रीज हैं, दो के ने भेजे। और ये ओन चौधरी साहब का क्या मामला है? उसका साहब मलिक साहब से पूछे, क्योंकि मैं ओन चौधरी की पूरी बात बताऊंगा तो मुझे बड़ी पीछे जाना पड़ेगा। चलो आधी बता नहीं, ये तो है, बड़े क्लोज थे खान साहब के एक वक्त, बिल्कुल उनके मतलब समझिए साय की तरह साथ थे। बाकी ये बता देंगे आप। नहीं, बस ठीक है यार। देखिए, मैंने गुजारिश करा दी है, जो इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इर्द गिर्द ट्राइका है, उस ट्राइके की लिस्ट जो आएगा वो मारा जाएगा, वो कत्ल भी हो सकता है, गिरफ्तार भी हो सकता है। आप तो ट्राइके की बात करें, मेरी तो खबर है कि खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में पीटीआई में कोई ग्रुप डिसएग्रीमेंट जो भी है सबको साफ कर दो। बड़ा सख्त आर्डर है ये, मैं आपको खबर दे रहा हूं। ट्राइका नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ नून लीग में नहीं, हालांकि नून लीग का तो ओपन हो गया ना यार। खुदा का वास्ता मुझे ये ना बातें बताए, तो आपकी मेहरबानी, मैं आपसे हाथ नहीं। तो आपका ख्याल है इमरान खान साहब का कोई इस दबाव पे कोई इनका हाथ नहीं है? ये खाली शहजाद कर रहे हैं अकबर से। मैंने कब नाम लिया फिर गलत काजी साहब? ना मैंने नाम लिया, मैं मुनर्रफ हो जाऊंगा। ट्राइका है 3 बंदों का, इतना खौफनाक ट्राइका है कि मैंने आपको कहा है आपको 3 या 5 नायब बनाने पड़ेंगे उनके लिए। हुकूमत जाने के बाद हुकूमत में तो कभी भी कोई नहीं पकड़ा जाता। थोड़े सर, तो क्या नायब जो हम देख चुके हैं यहाँ पे, जो अगर उनको हमारे पैसों से अंदर मुफ्त खाना खिलाना है आपने, और हमारे पैसों से उनकी एसी के बिजली चलनी है, तो उन्होंने गाड़ी बैठा रहने दो। अच्छा सब सिर्फ गुस्ताखी माफ। आहत चीमा साहब बेचारे 2 साल रह के आ गए, ठीक। फवाद हसन फवाद अब कमिश्नर गुजराला पकड़े गए। कितने अरसे रही है जेलों में? रिकवरी मुझे बताएं कितनी है? पता नहीं रिकवरी किसने की और कहाँ की और कितनी की, कोई खुफिया रिकवरी ना होगी हो। देखे ना, ये भी तो कमिश्नर तो पिंडी वो जो रिंग रोड थी उसमें भी तो आए हुए हैं, ब्यूरोक्रेट उसमें सिर्फ कमिश्नर अंदर है, 2 अंदर है, और जिन्होंने अरबों रुपया बनाया, अरबों रुपया, मैं हजारों लाख। ट्राइका का दिल करेगा मलिक साहब कभी कल यार देखो, ट्राइका में तो एक बंदा है, आप उसके साथ सेट हो जाए, उसे हिस्सा पहुंचा दें, फिर जान बच जाएगी। भाई जब नाम लिया तो मैं प्रोग्राम, मैं तो खबर सीख रहा हूँ आपसे, आप उसको हिस्सा पहुंचा दे। मैंने अर्ज की बार बार, गुजरात की हाउसिंग सोसाइटी है, सिर्फ 3 करोड़ रुपया लिया गया, पहले नोटिस भिजवाया गया, फिर विड्रा करा लिया। और एक काम और हो रहा लाहौर में, मेरे है कल या परसों 40 करोड़ की पेमेंट हो जाएगी। आधी किसी की किस्मत, आधी किसी। ये कोई अच्छी खबर दी है। 3 करोड़ तो बेइज्जती की आपने। अच्छा 40 करोड़ तो कुछ शान वो मुनासिब है, 40 करोड़ तो शान निशान है, दुबई का मामला है। सही हो गया। अच्छा, ये फिरदौस आशिक कमान को पहले तो क्यों निकाला गया, और फिर आज उन्हें यह क्या फजूल हरकत थी, जाने देते हैं उनको। उन्होंने तो वो सारी कैंपेन को किया था मॉनिटर। बड़ी साहब, ये देखिए, मेरे ख्याल में ना फिरदौस आशिक कमान पुरानी पॉलिटिशियन है, मुझे इख्तलाफ हो सकता है यार, इतनी सीनियर पॉलिटिशियन है, कल तक आपकी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थी, कोई अखलाकियत से गिर चुके हैं, उसे अंदर भी चले जाती, उनकी गेस्ट लिस्ट में नाम भी था, तो क्या था, रोक के सिर्फ मकसद तजलील करना था। ये किसी ने करवाया है, मेरी ये राय है, ये नहीं हो सकता, वरना हम सहाफ़ी जाते हैं, हम किसी को साथ भट्टी साहब, उन्होंने तो जो सहाफ़ियों से बात की है, बड़ा हल्के से तरीके से उन्होंने स्पीकर पे हमला किया, जो उनकी ये तो जगह हुकूमत की नहीं है, यहाँ तो स्पीकर का हुक्म चलता है। नहीं देखिए, उधर जरा समझाया नहीं है क्या मतलब, जिसने असम्बली में जाना ना, वो सेक्रेटरी असम्बली और जो स्पीकर के स्पीकर, वो बताया सारा उसने के बताया। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये क्यों कहा उनकी मर्जी से अंदर जाता है बंदा। उन्होंने को परवेज लाई साहब को क्यों इसमें डालने की कोशिश की? यार उनको फिर मैंने रुकवाया होगा, मैं तो बिल ही नहीं असम्बली हाल से जाने से रोक सकता। मैं कह रहा हूँ उन्हें रुकवाया है, और जिसने रुकवाया है मुझे पता है, फिर तुम कहना सबूत दो। वो आप कर दे कुछ नहीं, आप किसी जही ना तो गल करनो रही ना दो साहब है। फिरदौस आशिक कमान अननाउन चेहरा है, पूरी दुनिया को नहीं पता कौन है वो, और उस वक्त हुकूमत में भी है, पीटीआई में भी है। कौन सी नाराज कौन है? पीएम साहब ने उन्हें बुलाया, लेकिन उनकी तफसीली मुलाकात नहीं हो सकी। जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं उनका राइट है, पीएम निकलने लगे थे तो तरसली बात हुई, उन्होंने कहा मैं बाद में करूँगा, इनके तर्जमान जो चलाते रहे, मुझे उससे गर्द नहीं है। लेकिन मेरी जो बंदे उधर मौजूद थे पीएम साहब की मौजूदगी में नहीं हुई। लेकिन देखें निज़ाम कुदरत, देखें परसों तक पूरी हुकूमत चला रही थी, इलेक्शन सियालकोट का उनके ज़िम्मे था, उनके रिजाइन की वजह ना मुझसे पूछिएगा ना मैं बताऊँगा। तो आज असम्बली में नहीं वो जा सकी। अच्छा भट्टी साहब, कहा जा रहा है कि वो तरीन ग्रुप पे हार्ट हिटिंग नहीं की उन्होंने, ये भी एक नेगेटिव है, कोई है ऐसी खबर? यार मुझे इतना पता है कि मैंने सुना था
जहाज़ पे जाना हो तो उसके टिकट के पैसे देने होते हैं, बस पे जाना हो, ट्रेन पे जाना हो। मैंने पहली दफ़ा सुना है कि इलेक्शनों के उम्मीदवारों से भी पैसे लिए जा सकते हैं। कौन लेता है? मैं किसी नाम ना लेना, उसी अपनी ज़बान थोड़ा रखो। बस ये पूछूंगा किसने पैसे दिए, ना ये पूछूंगा किसने पैसे दिए। ना किसी मकसद में आपने कराची जाना है, टिकट देना होगा जहाज़ का, ट्रेन पे जाना है, बस पे जाना है, इधर से काना से जाना, कसूर जाना है। अब मैंने सुना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक अगर आपने किसी असेंबली का इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए भी आप 2, 4, 4, 5 करोड़ मुख्तलिफ बातें दे सकते हैं। अच्छा, अगर काजी साहब इलेक्शन लड़ना चाहें तो कितने पैसे इनको देने पड़ेंगे किसी को? मैं समझना चाहता हूं। देखें, काजी साहब को 2-3 जगहों पे फिल करना होगा, पार्टी फंड देना पड़ेगा, समझने 3-4 जगह। एक तो पार्टी फंड होता है, ठीक हो गया, एक खाली फंड होता है। अच्छा, वो मेरा थे बड़ा होल्ड लेगा, मैं नहीं तेरी कंपेन चलानी। एक साहब बड़े मशहूर थे इधर पार्टी साहब, कितने पैसे बन गए ना, समझ लेना हमें भी। याद है ना, आपने स्टोरी दी थी उस इलेक्शन में। सवाल भट्टी साहब ये बता रहे हैं आप इलेक्शन नहीं लड़े, लोगों में नहीं गए, अभी इलेक्शन के लिए टिकट लेनी है उसकी। और उस इलेक्शन में आखिरी दिन ब्रेक, ये ख्वाब है हकीकत नहीं, 25 से 30 करोड़ रुपया बांटा गया। 25 से 30, अच्छी बात है यार, 10 लाख। ये जो ट्रिकल डाउन मैशत में नीचे कुछ ना कुछ तो भला हो गया होगा लोगों का, जो बांटा या नहीं बांटा गया, जिस तरह कहा गया। अब ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके देखते हैं कि तो क्या ये जो कीमतें में इजाफा है और IMF का जो प्रेशर है, ये हम जो पिंग पोंग हो रही है चाइना और इधर वेस्ट के दरमियान, इसमें वो हमारे लिए रास्ता निकलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये तो एक परसिस्टेंट प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा और जाहिर है कि ये बाकायदा एक, जिस तरह कहा जाता है कि कर्ज़े किसी मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए नहीं, उसको ग़ुलाम बनाने के लिए दिए जाते हैं। और जो लेने वाले फ्राडिये यहाँ आते रहे हैं जिन्होंने हमें बर्बाद करवाया है, और सब ने करवाया है। अब क्या है इसमें, ये प्राइसेस किस हद तक अवाम सस्टेन करेगी? कैसे देखिए, असल इशू है इस हुकूमत की कामयाबी में है। IT में ये $2 बिलियन तक गया, बिग अचीवमेंट है। टेक्सटाइल में इनकी अचीवमेंट्स हैं। पॉइंट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर लोगों के खिलाफ हूँ, जो खुशहाल तबका था उनके लिए मौके बड़े हैं, मगर जो ट्रेजिडी है वो गरीब आदमी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है ये 3-4 सालों में। सिर्फ छोटी छोटी बातों से आप अंदाज़ा लगा लें, 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार है। 20 लाख पाकिस्तानी, ये फिगर कहाँ से हमारे? ये इंटरनेशनल इदारों की है, ये इसमें वर्ल्ड बैंक की भी इसमें रेफरेंसेस है। तो आपने 20 लाख बंदे जो आपके मज़ीद इंतहाई गुर्बत में चले गए, 40 लाख गुर्बत में चले गए। और एक स्टडी में पढ़ा था, जो गरीब तबके की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 8 करोड़ बनता है, उनका 70 से 80% सिर्फ बर्ची खाने पर जा रहा है। यानी कि ये महंगाई की वजह से कि आप सिर्फ सारा दिन मेहनत करते हैं, बाप कह लें, बेटा कह लें, सारा घर में क्या करना है, चावल लाने हैं, दाल लाने हैं, बिजली का बिल देना है। तो आप बताएं, अगर इन ज़िंदगी में आप 8-9 करोड़ लोगों को यहाँ तक ले आए कि सिर्फ वो काम करें और रोटी खाएं, फिर काम करें रोटी खाएं, तो यार वो क्या माशरा? वो पढ़ेंगे नहीं बच्चे सर, पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, 3 करोड़ बच्चा तो आपका गलियों में फिर रहा है। मेरे में थोड़ा सा लोगों के लिए रहनुमाई चाह रहा हूं, आपका टाइम जाया होगा नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर बीमार हो जाए तो 500 तो डॉक्टर लेता है, आम गली में लेगा। बस वो दुआ ही। मेरे एक और सवाल, तो वो जूता भी नहीं पहनेगा, कहां से रोटी खाएगा कि जूता पहनेगा? इन लोगों को जिंदा लाशें कहा जा सकता है? लाशें ही। अब असल जो इनका सवाल है, अब IMF कह रहा है कि बिजली और महंगी करो। ये एक भाई बेचारे, आप जो कह रहे हैं, खुदा ना खास्ता रेंजर यहाँ रहता है, 4 फैमिली को जाना पड़ता है, तो 8,000 रुपया किराया आने जाने का, तो ये क्या करेंगे? मेरा हाल वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं, गुर्बत से बड़ी बीमारी। मेरा एक सवाल ये सिचुएशन तो आ गई, परमानेंट ये आ गई, और जब हम ये बात करते हैं, इस मुल्क के अवाम को इस मसले के हल की तरफ किन लोगों की तरफ देखना चाहिए सियासी मंजरनामे में? मुझे सियासी मंजरनामे में इनका हाल ही नहीं नजर आता। मियां साहब हल करा देंगे या पीपल्स पार्टी हल करा देंगे? एक फर्द को ना इसका जिम्मेदार 2-3 पार्टियां ना, मेन 3 पार्टी साहब, जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून नहीं होगा, ये तबाही ही होगी। अगले साल इससे बुरे हालात होंगे। आज से 5 साल पहले कुछ बेहतर थे, 3 साल पहले कुछ थी और आने वाले दिन खराब। सिर्फ 2 माशरे हैं, एक पैसा है क्लास जिसके पास लिमिट ही कोई नहीं कितना पैसा है। कल एक प्रोग्राम में मुझे साहब कह रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे, देखा है गाड़ियां ब्लैक हो रही हैं। मैं कहा यार शर्म करो, वो ब्लैक गाड़ियों का क्रेडिट ले रहे हो। मुझे ये बताओ कि आटा कितने रुपए किलो है, चीनी कितने रुपए किलो, बिजली का यूनिट कितने रुपए है। कुछ ताकतवर जो अमीर आदमी है ना, काजी साहब 1,000 रुपए का यूनिट हो जाए, कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 3 सेकंड,
जो अमीर अरब खरबपति है ना, उनको बिजली का यूनिट 1000 रुपये हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें पेट्रोल 2000 लीटर हो जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा, आटा 10,000 रुपये मान हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 90% लोग, खुदा की कसम, बिजली के यूनिट के 50 पैसे बढ़ जाए तो उनके घरों में अंधेरा आ जाता है। भट्टी साहब 8 दफ़ा कोई थोड़े अरसे में यार पेट्रोल महंगा हो गया। मलिक साहब हल बताए ना यार, हाल रूल ऑफ लॉ, इंसाफ केड़ा रूल ऑफ लॉ। देखें उसमें हाल तो मेरा लिए यही है कि आपको हर बंदे को देखना, मैं ईमानदारी से समझता हूँ, जो थोड़ा सा बाद में फिल्मी करने लगूँ, मेरे हाल में इस धरती में जो भी बंदा पैदा हुआ ना वो सिटीजन है। रियासत को सबके लिए सोचना पड़ेगा, फिर जाके आप मैं सवाल रिफ्रेज करता हूँ। मैं तकरीबन मेरा ख्याल 2007 से आने हूँ और देख लें जितनी गवर्नमेंट है जाती रही है, हर हमारा आखिरी सेगमेंट इसी बात पे होता है, ओए मार छड़े जी, ओए मार छड़े जी। जब मैं गली में जाता हूँ तो मुझे आम आदमी पूछता है यार हमारा कोई हाल है, रास्ता है, क्या करें। अच्छा काजी साहब 2 मिनट, अब आपसे जवाब देता हूं। ये हुकूमत जो कहती है ना इकानमी ऊपर गई है, वो मुल्क के टोटल 1 या 2%। आप जब निकलते हैं आपको कितने लोग मिलते हैं कि मुझे दवाई के पैसे दे दो, बिजली के पैसे, कितने ईमानदारी से? तो भट्टी साहब ये मेरी स्टेटेड पोजीशन है कि आपका जो ग्रोथ रेट है अगर 9% भी है तो वो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ MJ अकबर को किसी ने कहा, इंडिया का जर्नलिस्ट है, कि हमारा ग्रोथ रेट 7% है। उसने कहा हाँ जी 7% लोगों के लिए। तो ये जो ग्रोथ रेट है ना 4-5-6%। भट्टी साहब आप ईमानदारी से बताएं, आप गाड़ी पे नहीं, मेरा आपसे दोनों से मैं कह रहा हूँ आप 5 स्टार होटल में 25,000 की एक बंदा खाना खाता है, उस होटल के वेटर को पूछो तेरी तनख्वाह कितनी है, उसके गार्ड को पूछो तेरी तनख्वाह कितनी है। मैं बड़ा सादा आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। कमाल है, आप कह रहे हैं इशारफिया तरक्की कर रही है, अरबपति खरबपति हो रहा होगा, लेकिन 25-30 हज़ार 50 हज़ार खाने वाला मौत की दुआएं मांगने लग पड़ा है। मुझे मैं उनका वकील हूं, मैं तो आप भाड़ में जाएं, ये अरबपति उनकी वकालत नहीं, मेरा आप दोनों से सवाल है, हम पढ़ी लिखी कोई बात नहीं करते, आप घरों से निकलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, आप मुझे बताएं आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, सड़क पे इशारे पे खड़े हो सकते हैं, ज़रा ये बताएं मांगने वालों की कितनी तादाद बढ़ी है ये 3-4-10 सालों में, क्या बुरा हाल हो गया? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूं? तो आप घूम सकते हैं बाजार में। मैं तो बात ये कर रहा हूँ ना कि देखें हम ये जितनी सारी हकीकतें हम रोज़ दोहराते हैं, बार बार हम समझ लें मैं 2007 से यही कैसेट चल रही है मेरे मुंह में, मगर सवाल ये है हम इससे निकल सकते हैं, ये अब आगे बढ़ते हैं। इसका जवाब दे देता हूं ना, जो अभी आपने 15 मिनट पहले जो खबर दी है कि इस मुल्क की जो एलीट है, जो हुक्मरान है, $20 बिलियन तो उनको चाहिए अपने मुफादत के लिए, साड़ी बाकी जो बचता है वो इस निज़ाम में हमारे लिए कोई खबर नहीं है। आप आगे चले। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान पे आते हैं। अफगानिस्तान में मैं उत्थे नहीं जाना, उत्थे हो रही है खाना जल्दी। लेटेस्ट अमेरिकन त्यारे बमबारी कर रहे हैं, अशरफ गनी भी बिल्ली बन गई। मैं पागल हाँ ताड़ना अफगानिस्तान चलिए, तुम इन्हों को पूछो। नहीं बात यह है कि लास्ट मिनट है, लेकिन मैं इतना बात तो करता चलूँ कि चाइना रियली अपनी इकनॉमिक ज़रूरियात की वजह से रास्ते अफ़गानिस्तान से यूरेशिया और यहाँ से आगे निकालना चाहता है, मगर वो B-52 बम्बर है अमेरिका के पास। वो कहता है मैं तो तरक्की नहीं करने देनी, मैं मारांगा। ये है ये आज एक चाइना की एक तब्दीली तो आई, वो उनका तो वार कैपिटलिज्म है। वहाँ की इशराफिया ये समझती है कि अमेरिका ने तब तरक्की की है जब उसने इस ग्लोब पर बम बिछाए हैं। ये मतलब ये बाकायदा वार कैपिटलिज्म का नजरिया है उनका कि 1930 में। आपको पता है अफगानिस्तान की हवा में अब अल्लाह माफ करे बारूद की बू आती है, सेकंड्स है ये कर रहा है अमेरिका वहाँ ये। अब जाते जाते मैं आपको ये बताऊं कि चाइना ने क्यों इस तरह मार्केट इकॉनमी के होते हुए भी आज उसने $78 बिलियन जो हैं वो निकाले हैं, $87 बिलियन निकाले हैं जहां उन्होंने देखा और कंट्रोल किया। फ़र्क एक है, वहाँ जिनके पास $बिलियन है हुकूमत गुलाम है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर बैठी हुई है जो इनको वारदात कम करने देती है। बहरहाल कि हमारे लिए क्या बेहतर है इसकी हम तलाश करते रहेंगे। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।